बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड बायो टेररिज्म, इसके अंदर भाई हम बात कर रहे हैं कि टेररिस्ट जो है वो कैसे फूड सर्विस सप्लाई को डिसरप्ट कर सकते हैं। तो फूड सर्विस ऑपरेशंस हैव ऑलरेडी बीन द टारगेट ऑफ क्रिमिनल्स। Washing and cooking food adequately before consumption can helpful to reduce the contamination. So it is a wise strategy कि जब आप मार्केट से कोई चीज खरीद के लाएं, स्पेशली ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तो उनको अच्छे तरीके से वॉश करें। Reducing the access to biological and chemical agents and radionuclear materials। और ये जो केमिकल्स हैं इनकी जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। हर बंदा किसी फैक्ट्री के अंदर उसकी ये एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि वो चाहे वो प्रिजर्वेटिव्स हैं, एडिटिव्स हैं, कि उनको एक्सेस कर सके। Some agents developed as weapon by military forces could be used to contaminate food। तो टेररिस्ट जो हैं वो इनको एक्सेस कर सकते हैं और अपने लोगों के खिलाफ भी यूज कर सकते हैं। इसलिए जो इस तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी यहाँ पे अपना कंट्रोल जो है उसको स्ट्रिक्ट रखना होगा। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एजेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लिनिकल एंड अदर लेबोरेटरीज इन्वॉल्व्ड इन फूड कंट्रोल। और वो इंस्टीट्यूशंस और वो लेबोरेटरीज जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम हो रहा होता है, माइक्रोबायोलॉजी पे काम होता है, वहाँ पे कह लें कि कंट्रोल जो है वो ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि फूड सर्विस के ऑपरेशन जो है वो बगैर किसी कंटेमिनेशन के जारी रह सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चाहे वो आर्चर्ड है या फार्म लैंड है, जहाँ या मीट है, इसकी ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स जो उनको रियर किया जा रहा है, तो इनको इंजेक्ट किया जा सकता है, इन्फेक्ट किया जा सकता है। और आउटपुट की अगर हम बात करें तो जो फाइनल फार्म में हमें फूड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, सुपरमार्केट्स हैं या जितनी भी ईटरीज हैं, मैकडोनल्ड, केएफसी, बर्गर किंग, सबवेज, ये आपको बड़ी एक चेन नजर आती है, लोकल और इंटरनेशनल जो है। और इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो मंडियां या मार्केट्स हैं, तो कोई भी ऐसी प्लेस हो सकती है कि जहाँ पे इनको बायोलॉजिकल एजेंट्स के साथ जब वो डिफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। इनपुट्स वाली जगह पे भी और आउटपुट्स वाली या फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी कंटेमिनेशन के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। अब हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो फूड सप्लाई जो है वो हमेशा अंडर अटैक रही है, ठीक है। यानी फूड सप्लाई जो है उसको डिसरप्ट किया गया है और इसको एज अ पॉलिटिकल वेपन भी यूज किया गया बाज जगह पे, ठीक है। तो कुछ रिसेंट एग्जांपल्स आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। जैसे कीनिया के अंदर इंसर्जेंट्स इन कीनिया पॉइजन द कैटल। तो वहां पे जो लोग लोकल कह लें एहतजाज कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने इस टैक्टिस को यूज करते हुए कैटल बेसिकली ज़ाहिर है मीट है या मिल्क है, उस सप्लाई उसके अंदर जो है ना वो पॉइजन चला जाएगा, तो एनिमल जो है वो भी डिस्टर्ब होगा और इसके साथ साथ जो वो कंटेमिनेटेड स्टफ जो है वो खाने से इंसान जो है उनके भी मुतासर होने के चांसेस। तो ये 1950s की बात है। 70s में हमें एक एग्जांपल मिलती है कि जिसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने यानी माइक्रोबायोलॉजी की लैब में कुछ स्टूडेंट्स काम कर रहे थे और किस चीज पे कर रहे थे, पिग निमाटोड के ऊपर। पिग निमाटोड जो है उसके अंदर यानी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वो काम कर रहे थे और उन्होंने अपने जो क्लास फेलोज थे उनको इन्फेक्ट कर दिया उसको यूटिलाइज करते हुए। तो चाहे ये शरारत थी या कोई बदला था या जो भी मोटिव था। 1972 में वाटर कंटेमिनेशन की एग्जांपल मिलती है हमें, जिसमें टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उसको ऐड कर दिया गया। 78 में सिट्रस फ्रूट के अंदर मर्करी की कंटेमिनेशन की एग्जांपल मिलती है इजराइल के अंदर। 1985 में श्रीलंका में टी एक्सपोर्ट, सी उनकी एक कमोडिटी या मेन एक्सपोर्ट आइटम है, और वहां पे भी तामल के नाम से आप जानते होंगे, जो स्टेट के खिलाफ जहाँ वो लोग लड़ रहे थे, तो उन्होंने टी एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब करने के लिए ताकि कंट्री को इकोनॉमिकली भी मफलूज किया जा सके, उन्होंने इसको इन्फेक्ट किया। 1984 में ओरिगन स्टेट के अंदर सैलड बार्स को
इन्फेक्ट किया गया। सैलड बार्स क्या हैं भाई, ये बेसिकली यूएसए में अगर किसी का इत्तेफाक हुआ है सफर करने का या रहने का, तो उनको पता होगा कि वहाँ पे हाईवेज के ऊपर अक्सर हमें ये जैसे हमारे यहाँ पे आप मोटरवे पे सफर करें ना, आपको सर्विस एरिया मिल जाते हैं जहाँ पे खाने पीने का स्टाफ अवेलेबल है। तो वहाँ पे ये एक आम ट्रेडिशन है कि लोग सैलड बार्स यूज करते हैं। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया जो है ना, इसको यूज किया गया ओरिगन स्टेट में राजनेशी कल्ट ने। जो राजनेशी फिरका था, उसने इलेक्शन को जीतने के लिए इस प्रैक्टिस को यूज किया। इसी तरह फ्रूट फ्लाइज कैलिफोर्निया के अंदर एक इंसिडेंट रिपोर्टेड है कि जिसमें किसानों की जो फसल थी उसको खराब करने के लिए फ्रूट फ्लाइज को लैब के अंदर जो इनकी रेयरिंग करके इनको छोड़ दिया गया। तो ये ब्रीडर का काम था। अच्छा, इसी तरह चिली के अंदर ग्रेप्स जो उनको कंटेमिनेट किया गया साइनाइड के साथ। साइनाइड बड़ा एक पॉइजन है, और ग्रेप्स को लेस कर दिया गया, यानी उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर चढ़ा दी गई। ठीक है। इसी तरह 1996 में डोनट्स जो है उनको शजीला डेजेंट्री के साथ जो है वो इन्फेक्ट किया गया एक लैब के अंदर। रूम के अंदर साइनाइड यूज किया गया। यूएस एम्बेसी में ऐसा स्टफ भेजा गया जिनको साइनाइड के साथ ट्रीट किया हुआ था। ये मैंने कुछ इंसिडेंट आपके साथ शेयर किए कि जिनसे हमें ये भी पता चला कि ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये किसी एक खास एरिया में नहीं हो रहा, डिफरेंट रीजन्स के अंदर हो रहा है। इसमें हमें ये भी मैसेज मिल रहा है कि इसके पीछे डिफरेंट टाइप के मोटिव्स हैं, और ये भी मैसेज है कि अप्रोचेज हैं वो डिफरेंट टाइप्स की यूज हो सकती हैं। रिसेंट फूड डिफेंस इवेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें मैं सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। 1984 का इंसिडेंट है, और राजनेशी कल्ट का जो बानी था, ये इंडिविजुअल है भाई, इसका नाम जो है वो भगवान श्री राजनेश इसका नाम है। ये बेसिकली मे बी इंडियन ओरिजिन का होगा, और डैलस के अंदर जो है ना ओरिगन स्टेट में ये रहता था, और वहां पे इलेक्शन आ गए, तो इस इलेक्शन को विन करने के लिए इन्होंने ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। 10 के करीब रेस्टोरेंट बार्स जो थे, सैलड बार्स जो थे, उनको इन्होंने इंटेंशनली कंटेमिनेट किया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। 750 के करीब लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हुए, 40 के करीब को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कोई फॉर्चुनेटली इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, डेथ नहीं हुई। अभी ये किस स्टेज पे पकड़े गए कि अभी ये ड्राई रन कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, ताकि किसी तरीके से लोकल इलेक्शन को जीता जा सके। और करना क्या था इन्होंने, इलेक्शन वाले दिन लोग बाहर निकलते और वो रास्ते में जो भी सैलड बार को विजिट करते, वहां पे वो सैलड खाने के बाद उनको अपने आप की पड़ जाती, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता, और फिर वो इलेक्शन भूल जाते, और उनकी जगह पे राजनेशी कल्ट के जो लोग थे वो वोट डाल देते। ठीक है, तो देखें स्ट्रेटेजी वही है, आपको यहाँ पे कॉमन नजर आती है अपने इंडो पाक के अंदर, इस तरह की हरकतें जो है। अच्छा, उन्होंने इसको सिलेक्ट क्यों किया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को, कि नॉर्मली इसकी आउटब्रेक्स होती रहती हैं। ये सैलड के अंदर यानी वेजिटेबल्स के अंदर ये नेचुरली भी पाया जाता है, और इसकी नॉर्मल आउटब्रेक्स हो जाती हैं अगर सफाई सुथराई प्रॉपर ना रखी जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे कौन सा पता लगना है कि ये नेचुरली था या इंटेंशनली एडेड था। ठीक है। और ये बात सारी किसने बताई कि जब इनका एक बंदा बाद में उसने पूरा मनसूबा जो था ना वो 1 साल के बाद शो कर दिया। तो ये लकीली हार भी गए, ठीक है, जीत नहीं सके इलेक्शन, और बाद में ये सिचुएशन जो है ना वो क्लियर भी हो गई थी। क्लासिकल एग्जांपल दी जाती है राजनेशी कल्ट की कि किस मोटिव के थ्रू उन्होंने ये काम किया था, सियासी पर्पस था। इसी तरह चिलियन फ्रूट पुल्ड फ्रॉम शेल्फ्स एज यूएस वाइडन्स इंक्वायरी ऑन पॉइजन। ठीक है, यानी चिल्ली से जो ग्रेप्स थे वो बेसिकली जा रहे थे यूएस से, और वहां पे वो सेल होते थे डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू, स्टोर्स के अंदर, सुपरमार्केट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप इमेजिन करें कि उनको साइनाइड के साथ जो है वो ट्रीट कर दिया गया था। ठीक है, और यूएसए की जो एम्बेसी थी स्पेशली सेंटियागो, ठीक है, वहां पे
उनको ये चीज भेजी भी गई। तो ये टाइम मैगजीन के अंदर भी ये खबर 1989 में इसको कवरेज दी गई थी। 2002 की बात करें तो 3 Israeli Arabs were arrested in Jerusalem for planning a mass poisoning of Israeli patrons at a local cafe। तो इस तरह का इवेंट भी हुआ कि इजराइल के अंदर, आप बेहतर समझते हैं कि यहाँ पे भी एक अनरेस्ट की सिचुएशन है, फलस्तीनी और इजरायली जो इनके दरमियान फाइट चल रही है। ये बड़ी एक क्लासिकल एग्जांपल है। अभी चाइना के अंदर कंपटीटर को लोअर करने के लिए, जैसे एक बंदे ने होटल खोला हुआ था और उसके अपोजिट भी एक बंदे ने होटल खोल लिया, तो रेस्टोरेंट का एक मालिक जो था उसने कंपटीटर की फूड को पॉइजन कर दिया। पॉइजन कौन सा यूज किया? यही जो हमारे यहाँ पे आम यूज होता है, रैट पॉइजन किलर। रैट पॉइजन की वजह से 38 लोगों की डेथ हो गई जिन्होंने वहां पे खाना खाया, और हंड्रेड्स के करीब थे जो कि हॉस्पिटलाइज हुए। तो आप ये देखें कि इसमें मोटिव जो है ना वो सियासी नजर नहीं आता, कोई रिलीजियस नजर नहीं आता। एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ हसद कह लें या कारोबारी कंपटीशन कह लें, जिसकी वजह से उसने इस अप्रोच को यूज किया। कंटेमिनेशन इवेंट्स जो हैं वो हमें बहुत सारे मिलते हैं। जैसे मैंने बात की है ना कि एक तो इंटेंशनल हो सकता है, दूसरा नेचुरल भी ऐसी आउटब्रेक्स होती हैं। जैसे 1985 में साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम इम्प्रॉपरली पैस्चराइज्ड मिल्क जो था उसके अंदर, यानी मिल्क को पैस्चराइज किया गया तो उसमें होपफुली इसको किल हो जाना चाहिए, लेकिन इम्प्रॉपर पैस्चराइजेशन होने की वजह से 2 लाख से ज्यादा केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए कि जिनको इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट किया। अब हो सकता है कि इस तरह की अप्रोच, जैसे मैंने कहा ना कि ये जब एक बंदा देखता है कि नेचुरली ऐसे हो रहा है, तो क्यों ना दूध को इंटेंशनली जो है ना वो इस तरीके से डिस्टर्ब कर दिया जाए, उसमें ऐड कर दिए जाए, या उसके अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं उनको किल ना होने दिया जाए ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग कंडीशंस। और डेफिनेटली जो फिर इस कमोडिटी को यूज करेंगे वो इफेक्ट होंगे। इसी तरह 1993 में हैमबर्गर्स इकोलाई से कंटेमिनेट किए गए। इस्कुरिशिया कोलाई जो है वो फीकल मास के अंदर पाया जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा के अंदर ये पाया जाता है, और इसमें डेफिनेटली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपसेट होगा। 1994 में साल्मोनेला को यूज किया गया, और आइसक्रीम अगेन ये भी नेचुरल है, लेकिन क्योंकि इसको प्रॉपर प्रोसेस नहीं किया गया तो इससे भी 200,000 प्लस जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए। 1996 में अगेन इकोलाई की वजह से बीन स्प्राउट्स, भाई सैलेड्स के लिए बीन स्प्राउट्स यूज किए जाते हैं, उनसे 7,000 केसेस रिपोर्ट हुए। 2002 में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट साल्मोनेला जो है वो उसका कंटेमिनेशन जो है वो रिपोर्ट हुआ 2002 में। अगेन लिस्टेरिया आउटब्रेक्स जो है वो रिपोर्ट हुई। अब ये नेचुरली जो आउटब्रेक्स हुई हैं इनकी वजह से अगर देखा जाए तो ग्लोबली मोर देन 75 मिलियन इलनेसेस जो है वो रिपोर्टेड हैं। इलनेसेस जो है वो बीमार होना भी, और 300,000 हॉस्पिटलाइजेशन ये भी रिपोर्टेड है। इतने लोग जो है हॉस्पिटलाइज भी होते हैं फिर इतने मिलियन में से, और अराउंड 5,000 के करीब जो है वो लोगों की डेथ हो जाती है ये कंटेमिनेटेड फूड खाने से। और एनुअली तकरीबन 5 से 15 बिलियन यूएस डॉलर जो है उसका नुकसान जो है वो भी बिजनेस को होता है ड्यू टू नेचुरली अकरिंग फूड बॉर्न इलनेसेस। तो ये नेचुरली अकरिंग है, तो इंटेंशनली का आप देखें कि कितनी बड़ी सीवियरिटी हो सकती है। तो नेचुरली तो कोई कंटेमिनेट नहीं ना कर रहा, ये तो ट्रबल शूटिंग्स हैं या कहीं पे कोई गलती शलती हो गई है इसमें, और जहाँ पे इंसान इंटेंशनली ये प्रोसेस करेगा वहां पे क्या चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि हम बायोलॉजिकल एजेंट्स की रैंकिंग कैसे कर सकते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। तो इसमें हमें सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो कि यूएसए का एक फ्रंट लाइन अदारा है जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्होंने एक रैंकिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है पोटेंशियल की बेस पे, ठीक है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना पोटेंशियल है। और जब उन्होंने पोटेंशियल चेक किया तो उन्होंने क्राइटेरिया क्या डेवलप किया कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस क्राइटेरिया से उन्होंने
गुजार के देखा है कि भाई कौन कितना डेंजरस है। तो नंबर 1 लेवल ऑफ मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी कितना है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कितनी बीमारी होती है और कितनी डेथ होती है। फिर उसका डिलीवरी पोटेंशियल ऑफ डिजीज कितना है। ऑफ कोर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको एरोसोलाइज किया जा सकता है, कि जो हवा के साथ जिसके पार्टिकल उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसको उन्होंने रैंकिंग के अंदर बेहतर पॉइंट्स जो है वो दिए। पब्लिक परसेप्शन भी मैटर करती है। बाज दफा एक चीज के बारे में, जैसे सांप के बारे में हमारी परसेप्शन है ना कि हमेशा डेंजरस होता है, और हम हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि जैसी नजर आए इसको मार दें, लेकिन लाखों करोड़ों ऐसी सांप की टाइप्स और स्पीशीज हैं कि जो टॉक्सिक नहीं है, पॉइजनस नहीं है। तो फियर और सिविल डिस्ट्रप्शन का जो एलिमेंट है उसको देखा गया। तो हो सकता है लोगों ने कहा जी एंथ्रेक्स बड़ी खतरनाक चीज है, भी स्मॉल पॉक्स बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन मे भी उसके मुकाबले में क्यू फीवर जो है वो ज्यादा डेंजरस हो। तो लोगों की परसेप्शन भी बड़ी मैटर करती है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट उन्होंने ये देखा कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स की तैयारी क्या है उस मसले को हल करने के लिए। पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस नीड्स, क्या उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, क्या उसके लिए कोई प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करती है, क्या कोई एंटीबायोटिक्स उसके अगेंस्ट एग्जिस्ट करती हैं। तो ऑफ कोर्स जिसके एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, उसकी भी सीवियरिटी ज्यादा है, उसको भी हम रैंकिंग सिस्टम के अंदर ज्यादा पोटेंशियल डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो अब इस क्राइटेरिया के बाद उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी, लेवल ए बायोटेररिज्म एजेंट्स एंड लेवल बी बायोटेररिज्म एजेंट्स। तो आप कम से कम इसमें से 2 एग्जाम्पल जो है ना वो याद कर लीजिएगा, जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है भाई, जैसे एंथ्रेक्स, ये बेसिकली बेसिलस एंथ्रिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। और इसी तरह स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस इसको काज करता है, ठीक है। बाचुलिज्म भी बड़ा भाई कॉमन है, क्लॉस्ट्रिडियम बाचुलाइनम, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम को हिट करता है। तो ये ए कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब बी कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसमें कॉलरा, विब्रियो कॉलरा, साल्मोनेला और शाजीला, इनकी कुछ स्पीशीज हो सकती हैं। स्टेफलोकोकस एंटीरोटॉक्सिन बी हो सकता है, क्यू फीवर मैंने जिक्र किया था, राइसेन हो सकता है, ठीक है। अब ये नाम आपको अजीब इसलिए लग रहे हैं कि ये वो चीजें हैं कि जो किसी दौर में तो बड़ी डेंजरस थी, लेकिन फिर इंसान ने वैक्सीन के थ्रू या मेडिकेशन के थ्रू इनके ऊपर काबू पा लिया। अब टेररिस्ट इनको क्यों यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अगेंस्ट अब मेडिसिन बनना बंद हो चुकी हैं। अगर एक बीमारी खत्म हो गई है तो उसकी मेडिसिन बना के कंपनी ने क्या करना है, कंपनी हमेशा वो मेडिसिन बनाएगी जिसमें उसको प्रॉफिट नजर आए, जिसके अंदर उसके पेशेंट जो है वो ज्यादा हो। स्मॉल पॉक्स की हम बात कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली अ सिस्टेमिक वायरल डिजीज characterized by fever and the appearance of skin lesions. Smallpox is believed by some to have been responsible for the death of more people than any other acute infection disease. यानी किसी दौर में इसकी वजह से इतनी ज्यादा डेथ हुई है कि इसको अभी भी समझा जाता है कि इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है। लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स अकर्ड इन 1949। आप इससे अंदाजा लगा लें कि अब वहां पे इसके अगेंस्ट कौन सी कंपनी होगी कि जो मेडिसिन बना बना के, और मेडिसिन भी वो जिसकी लाइफ जो है वो 1 साल 1.5 साल, फिर आपको उसको दोबारा उसकी फ्रेश डोजेस चाहिए होंगी। तो ये बड़ा आइडियल एजेंट होता है लोगों के लिए, टेररिस्ट के लिए, ऐसा एजेंट चूज करना कि जिसके अगेंस्ट जो है वो रेमेडी एग्जिस्ट ना करती हो। Last naturally acquired case of smallpox in the world was reported in Ethiopia in 1977। यानी इवन जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक इथियोपिया, वहां पे भी आखिरी केस कब रिपोर्ट हुआ था, 1977 में। तो अब किस चीज पे काम करने की जरूरत है, सर्विलियंस सिस्टम के ऊपर, इसके ऊपर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की जाए, चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि कोई
फ्यूचर में इसकी आउटब्रेक ना हो सके। ठीक है, क्योंकि जब एक बार बीमारी आ गई तो फिर वो हेल्थ सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी और अगेन फिर उसको उसी तरीके से टैकल किया जा सकता है थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स। Acute infectious disease caused by spore forming bacteria, Bacillus anthrax, most commonly occurred in wild and domestic animals, including cattle, sheep, goat, camels. अच्छा, अब एक चीज ये ध्यान में रखें कि एंथ्रैक्स के जो जर्म्स हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। स्मॉल पॉक्स की बात हमने की कि ये 1977 के बाद इसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। एंथ्रैक्स की अगर हम बात करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल्स के साथ एसोसिएटेड है। अब होता क्या है कि एक वर्ड यूज की जा रही है ज़ूनोटिक डिजीजेस, यानी ऐसी डिजीजेस हैं कि जो एनिमल से ह्यूमन को लग सकती हैं और ह्यूमन से जो है वो एनिमल्स को लग सकती हैं। और दुनिया में इस वक्त वन हेल्थ प्रोग्राम के ऊपर बात की जा रही है। वन हेल्थ प्रोग्राम क्या कहता है कि ये डिजीजेस एक दूसरे से ट्रांसमिटेबल हो सकती हैं। तो अब इन तीनों को एक ही स्ट्रेटेजीज के साथ जो है वो डील करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब करने वाले क्या करते हैं कि वो गोट, शीप, कैमल जहां से ये इनको मिलेंगे एंथ्रेक्स, इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे और लेबोरेटरी के अंदर इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फूड को कंटेमिनेट कर देंगे। तो 2001 में एंथ्रेक्स का जो वाकया ना वो रिपोर्ट हुआ, जिसमें मैंने आपसे बात की है कि उनका जो पोस्टल सर्विस, यूएस पोस्टल सर्विस है, उसको कंटेमिनेट किया गया। तो यहाँ पे आगे मैं उसकी डिटेल भी बताता हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि टेररिस्ट बाज दफा मैसेजेस छोड़ते हैं। जैसे किसी ने ये मैसेज है ना वो 9/11 को 2001 को ये छोड़ा, यू कैन नॉट स्टॉप अस, वी हैव दिस एंथ्रेक्स, यू डाई नाउ। आप इमेजिन करें आपको एक बंदा कहे तो मेरे पास ये चीज है और आपके जहन में ये हो कि भाई इसका तो इलाज भी नहीं है, और वो आपको अगली धमकी लगा दे कि आप तो पुत्र मरे मरे, फिर वो आपसे पूछे क्या आप खौफजदा हो रहे हैं, तो आप मजीद खौफजदा हो जाएंगे। और लास्ट वाले जो 3 मैसेजेस है ना, ये पढ़ के ना ऐसे लगता है कि वो बंदा ना कोई मुसलमान हो सकता है जो इस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं। अब हम इसमें नहीं इस चीज पे डिबेट कर सकते कि ये वाकई किसी मुसलमान का काम था या किसी ने इसको यूटिलाइज किया। जिसने वर्ड क्या लिखा, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, अल्लाह इज ग्रेट। और अमूमन हमारी मस्जिद में इसी चीज के ऊपर फोकस होता है कि हम अपने आप को बेहतर करने के लिए तो दुआ करते नहीं है, लेकिन ये बात दुआ हम जरूर करते हैं कि अल्लाह करे जी अमेरिका टूट जाए, इसराइल डूब जाए। ठीक है, इस तरह की चीज करते हैं। तो इस बेस पे जो लोग हैं, वेस्टर्न सोसाइटी है, वो मुसलमानों के बारे में एक इमेज क्रिएट कर लेती है। अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ एंथ्रेक्स का, ये 2001 की बात है और इसमें बेसिलस एंथ्रेक्स के स्पोर्स जो उनको यूज किया गया और यूएस पोस्टल सर्विस टू फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क सिटी एंड वाशिंगटन डीसी, 3 स्टेट्स के अंदर इसको उन्होंने टारगेट किया। इट इज नॉट नोन इफ दिस इज टेररिज्म और जस्ट एन इंडिविजुअल विदाउट पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस हु इज यूजिंग टेररिज्म एज अ कवर। यानी इवन अभी तक भी भाई इसमें वो क्लियर नहीं है कि इसका मोटिव क्या था, who was responsible for this, who was behind this activity. However, it acquired a high degree of scientific knowledge and sophisticated equipment. लेकिन एक चीज कंफर्म है कि इस काम के लिए कोई बंदा साइंटिस्ट हो सकता है, कोई ऐसा जो नॉलेजेबल हो और जिसके पास वो इक्विपमेंट अवेलेबल हो। 22 confirmed and suspected cases of anthrax infection, 5 people died of inhalation anthrax, 7 confirmed and 4 suspected cases of cutaneous anthrax. Anthrax spores were highly concentrated of uniform particle size, enabling them to enter the lungs and have been treated to reduce electrostatic charge and clumping. उसने बात क्या की है कि ये कोई काम इस किसी ऐसे बंदे का लगता है कि जिसके पास साइंटिफिक नॉलेज था, क्योंकि उसने इनको मॉडिफाई भी किया है। उनके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज था उसको उन्होंने खत्म किया है या कम किया है। ठीक है, मकसद क्या था कि ये ज्यादा से ज्यादा जगह पे इनकी स्प्रेड हो सके।
क्लम्प ना करें, ज्यादा जगह पे फैल जाएं। Approximately 2 grams of anthrax spores were found in the letter addressed to senator from North Dakota. अब वहां पे सेनेटर को, यानी जो पॉलिटिकल लोग थे, उनको भी लेटर्स भेजे गए और एक सेनेटर था जिसके लेटर के अंदर तकरीबन 2 ग्राम के करीब सफूफ जो है वो पाया गया। पर्पस क्या था या स्ट्रेटेजी क्या थी कि जैसे कोई लेटर खोलता था, उस लेटर में से वो पाउडरी मटेरियल जो है ना वो कह लें कि एरोसोलाइज होके इंडिविजुअल इनहेल कर लेता था और फिर उसके लंग्स जो है वो इन्फेक्ट होते थे। नेक्स्ट एक और इसके अंदर भाई क्वेश्चन है जिसको हम आंसर करने जा रहे हैं। एस्टिमेटेड कैजुअलिटीज फ्रॉम अ हाइपोथेटिकल बायोटेररिज्म रिलीज, और इसमें WHO ने एक मॉडल डेवलप किया है जिसमें उन्होंने हाइपोथेटिकली कुछ पैरामीटर्स रख के उन्होंने सपोज किया है कि अगर हम एक वेरियस बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है उनको एक खास हाइट पे जाके एक खास क्वांटिटी इसकी जो है ना वो डिस्पर्स करते हैं एक खास एरिया में जिसमें अराउंड 500,000 जो है ना वो लोग रहते हों, यानी 5 लाख के करीब आबादी वाला इलाका हो, 50 करीब के किलो के करीब जो है वो मटीरियल जो है उसको अगर हम एक खास हाइट पे जाके डिस्पर्स करें तो व्हाट विल हैपन। अब जितनी डिजीजेस थी उनके अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज थी, ठीक है, और डिफरेंट उनके अंदर मोड थे कि क्या वो स्किन के थ्रू एंटर हो सकते हैं, क्या वो नेजल कैविटी के थ्रू एंटर होंगे या माउथ के रास्ते जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होंगे। Assuming similar weather conditions, and airborne release of agents of Q fever, anthrax, and tularemia would result in greatest number of casualties. देखा गया कि ये तीन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये 60,000 के करीब कैजुअलिटी क्रिएट कर सकते हैं, और एंथ्रेक्स को जो है ना अगर रिलीज किया जाए तो ये तकरीबन 24,000 के करीब जो है वो मॉर्टेलिटी काज कर सकती है। तो ये भाई लेफ्ट साइड पे एजेंट्स आ गए, और सेकंड इनका रीच की बात की गई है कि कितने लोगों तक ये पहुंच सकते हैं, यानी इनकी डिस्पर्स होने की पावर कितनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं रिफ्ट वैली फीवर, यानी 1 किलोमीटर का एरिया ये कवर कर सकते हैं, 100 करीब डेथ और 10,000 के करीब सिकनेसेस, जबकि इसके मुकाबले में एंथ्रेक्स अगर देखें तो ये मोर देन 20 किलोमीटर का एरिया जो है वहां तक पहुंच सकते हैं इसके जर्म्स जो हैं, और 20,000 के करीब 24,000 के करीब डेथ और 60,000 के करीब यानी वो सिकनेस होने के चांसेस हैं। कितनी आबादी में से? 5 लाख की आबादी में से, और ऑफ कोर्स अगर डबल आबादी है शहर की तो उसी हिसाब से ये चीजें जो है वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना डेंजरस हो सकता है। लास्ट कंपोनेंट है भाई आज की प्रेजेंटेशन का। अब हमने उन स्ट्रेटजीज की बात करनी है कि कैसे हम काउंटर थ्रेट करें, कैसे अपने आप को, जो हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स है उनको तैयार करें कि लोगों को सेफ्टी इंश्योर की जा सके कि जो फूड वो खा रहे हैं वो सेफ है। तो इसमें WHO ने कुछ स्ट्रेटजीज दी हैं भाई, पहले हम उनका जिक्र करेंगे। और WHO जो है ना वो 2 चीजों पे जोर कर रहा है, प्रिवेंशन के ऊपर और सर्विलियंस के ऊपर एंड रिस्पॉन्स के ऊपर। WHO कहता है कि कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी रखें कि जिससे आप प्रिवेंट करें इस तरह की हैपनिंग्स को, और सेकंड नंबर पे वो कह रहा है कि जो इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं ना उनको रिपोर्ट करें, ठीक है, उनका आपका एक मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए सिचुएशंस का, और आपने उनको रिस्पॉन्स कैसे करना है। ये 2 स्ट्रेटजीज मेन जो है ब्रॉड कैटेगरीज हैं, प्रिवेंशन, सर्विलियंस एंड काउंटरैक्ट जो है उस। तो पहले हम प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, ये कैसे की जा सकती है। फर्स्ट वन इज जस्ट कंटिन्यूअस इमेजिनेशन। इमेजिन करें कि कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू टेररिस्ट जो है ना वो फूड को एज अ बायोटेररिज्म यूज कर सकते हैं। सो कांस्टेंट इंफॉर्मेशन इनपुट और इमेजिनेशन ये बड़ी जरूरी है। सेकंड नंबर पे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होना चाहिए थ्रू आउट द इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री को अपने अपने लेवल पे ऐसे पॉइंट्स देखने चाहिए कि जहां से रिस्क जो है वो हो सकता है इस तरह की चीजों के एंटर होने का।
या डेलिब्रेटरी इनको ऐड करने का। तो आप इमेजिन करें कि अगर एक इंडस्ट्री जो है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन यूज करती है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उसमें रिस्क कम है कि दरमियान में को रास्ते में कंटेमिनेट करे, अनटिल अनलेस कि उनका अपना एम्प्लॉय जो है वो अपना को बदला लेना चाहे। लेकिन अगर एक आउटसोर्स से आप करते हैं कि एक फैक्ट्री जो है वहां पे जो स्टफ आ रहा है वो डिफरेंट टाइप के आउटसोर्स लॉजिस्टिक कंपनीज हैं जो उसको कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसमें रिस्क एलिमेंट जो है वो ज्यादा होगा। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस जो है ना उससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे लूप होल्स हैं जहाँ पे मसला होने के चांसेस हैं। फूड इंडस्ट्री इसका मेन रोल बनता है भाई, और फूड इंडस्ट्री ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सिस्टम भी डेवलप किए हुए हैं, जैसे हैसअप। आप एक फूड सेफ्टी का कोर्स पढ़ेंगे, उसमें आपको हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसके बारे में बताया जाएगा। फिर इसके एडवांस फॉर्म है ISO 22000, ठीक है। तो इस तरह इंडस्ट्री ने कुछ सिस्टम डेवलप किए हुए हैं जो प्रोएक्टिव इन नेचर हैं, कि प्रॉब्लम होने से पहले एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। फूड इंडस्ट्री का रोल बड़ा बनता है भाई इसमें। फिर गवर्नमेंट का बड़ा रोल है इसके अंदर कि वो कंटिन्यूसली रूल्स रेगुलेशंस को रिवाइज करे, रेगुलेशंस को अपडेट करे, और अपडेट ही ना करे बल्कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन करे। और सिंपल मेजर्स जो है इसमें हम ले सकते हैं, ताकि बात चीजें बड़ी सिंपल सिंपल स्टेप्स होंगे जिनसे आप जो डेलिब्रेट डैमेज का जो इंटेंशन है उसको लोअर कर सकते हैं। सेकंड जो कंपोनेंट WHO कहता है वो कहता है जी आप एक कंटिन्यूअस सर्विलियंस सिस्टम बनाएं और आपके पास एक रिस्पांस अवेलेबल होना चाहिए अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हैजर्ड्स। तो मॉनिटर एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, पहला पॉइंट तो यही आ गया कि अगर आप जानवर जो है वो गोश्त के लिए आपने रखे हुए हैं, या जानवर आप उनसे दूध ले रहे हैं, या पोल्ट्री बर्ड्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग करें कि वहां पे कोई बंदा इसको डिफ्यूज ना करे चीजों को। और ह्यूमन हेल्थ को भी बाज दफा, जैसे आजकल हम कहते हैं ना कोविड, एक बंदा जो है वो कोविड वाला है, वो जिस फूड को हाथ लगाएगा, जिस कंटेनर को टच करेगा, जहाँ पे उसके जर्म्स जो हैं वो वायरस के स्प्रेड हो जाएंगे, तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आगे पहुंच जाएंगे। तो ह्यूमन हेल्थ को भी कुछ अरसे के बाद जो है वो मॉनिटर करना चाहिए। आइडेंटिफाई द थ्रेट, रिस्क एंड एक्सपोजर, एनालिटिकल लेबोरेटरी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे हम स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके रैपिड टेस्टिंग किट्स होनी चाहिए हमारे पास। इसके अलावा कंटेन एंड कंट्रोल द रिस्क, मिनिमाइज द डैमेज, लेसन्स लर्नड फॉर अवॉइडेंस। और अगर एक बार प्रॉब्लम आती है तो उससे फिर वो नतीजा निकाल के नेक्स्ट टाइम उसमें से लेसन लर्न करना चाहिए ताकि ये दोबारा ना हो सके। तो अगर भाई आपसे एग्जामिनेशन में सिर्फ ये स्ट्रेटजीज पूछी जाएं जो WHO ने सजेस्ट की हुई हैं, तो फिर आपने इन दो पे फोकस करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पब्लिक हेल्थ जो है ना डिपार्टमेंट, उसमें कुछ जर्नल बातें ऐसी की जा सकती हैं, ठीक है, जिनमें हमारा इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ताकि लोगों को फूड सेफ्टी के बारे में ज्यादा से ज्यादा आगाह किया जा सके। तो इसमें फर्स्ट अप्रोच क्या आती है कि ऐसे आप थ्रू मास मीडिया कर लें, थ्रू प्रिंट मीडिया कर लें, थ्रू सोशल मीडिया कर लें, कि वी शुड एजुकेट द पब्लिक। अगर भाई आप एक कंटेनर देखते हैं, दूध का आप डिब्बा एक मार्केट से लेते हैं और उसमें आप देखते हैं कि वो टेम्पर्ड है, किसी तरह से उसकी वो खुला हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, या वो बल्जिंग हो चुकी है, फूल चुका है, उसके अंदर को गैस प्रोड्यूस हो चुकी है, तो उनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि डैमेज चीज आपने यूज नहीं करनी, ठीक है। और इसके अलावा हाथ धो के खाना, फ्रूट एंड वेजिटेबल को अच्छे तरीके से वॉश करके खाना, क्रॉस कंटेमिनेशन कैसे रोकनी है, हमने कंटेमिनेशन कैसे रोकनी है, तो पब्लिक को अवेयरनेस देना। तो फर्स्ट वन इज एजुकेट द पब्लिक, सेकंड वन इज द एजुकेट द फूड रिटेलर्स, be available to answer questions, be visible to them. There should be some sort of uh, uh, services available where people can access them. यानी वो फोन कॉल हो सकती है 24 आवर 7 डेज अ वीक अवेलेबल, जिसमें किसी को रिटेलर को मसला आए तो वो वहां पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सके। इंस्पेक्ट फूड सर्विसेज एज लॉ रिक्वायर्स, इसमें फूड अथॉरिटी बड़ा अच्छा काम कर रही है भाई फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के थ्रू। नो एंड वर्क विद रीजनल स्टेट एजेंसीज एंड मार्केट प्रोफेशनल्स। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को बाकी एजेंसीज के साथ भी, फॉर एग्जांपल
कस्टम जहाँ से भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो स्टफ होता है वहां पे भी उन लोगों के साथ मिलके काम करना चाहिए, ताकि बाहर से जो एंट्री होती है ऐसी फूड स्टफ्स की उसको रोका जा सके। इंफॉर्मेशनल सेशंस ऑर्गेनाइज भी करने चाहिए और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को वो अटेंड भी करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद फार्मर के लिए क्या मैसेजेस हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से? इसमें फर्स्ट वन, नो द हेल्थ स्टेटस ऑफ इनकमिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स उन्होंने रखे हुए हैं, आप फर्ज किया 100 एनिमल से 100 और बंदा परचेज करके ले आया कि आप कुर्बानी पे इनको सेल करेंगे, उनको उनकी हेल्थ का पता होना चाहिए। अगर एक इन्फेक्टेड एनिमल आ गया तो अल्टीमेटली सबको इन्फेक्ट करेगा। आइसोलेट न्यू अराइवल्स फ्रॉम दी हर्ड और फ्लॉक। एक तरीका ये भी हो सकता है कि कुछ दिन उनको लहदा रखें ताकि पता चल जाए भी, जैसे हम नहीं क्वारंटाइन कर रहे हैं आजकल कोविड के एरा में, और अगर मसला नहीं होता तो गेन आप फैमिली मेंबर्स के साथ शामिल हो जाते हैं, जस्ट लाइक आप उन एनिमल्स को फिर हर्ड के अंदर शामिल कर सकते हैं। कंट्रोल एक्सेस टू द फार्म, यानी हर एरा गैरा जाना फार्म में से ना गुजरे, क्योंकि रिस्क है कि वो उसको जाते हुए को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो वी हैव द कंट्रोल एक्सेस टू द फार्म, कि हर बंदा ना वहां से गुजरे, वो ही गुजरे जिसको इजाजत दी जाए। इसके अलावा क्लीनिंग डिसइंफेक्शन ऑफ क्लॉथिंग व्हीकल्स इक्विपमेंट्स, जो वहां पे चीजें यूज होती हैं उनकी डिसइंफेक्शन करें। मेंटेन द रिकॉर्ड्स एंड आइडेंटिफिकेशन, हर एनिमल की एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी को वैक्सीनेशन की है, किसी की को मेडिसिकेशन की है, तो वो हिस्ट्री अवेलेबल होनी चाहिए। और सीवियर केसेस में वेटनरी केयर जो है उसको एक्सेस किया जा सकता है। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो वेटनरी हेल्थ डिपार्टमेंट जो उनके डॉक्टर्स को एक्सेस किया जा सकता है अगर तो मसला ज्यादा सीवियर हो। इसी तरह रिटेलर्स के लिए भी क्या मैसेज है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स जहां से हम ये चीजें खरीद के लाते हैं? तो नंबर वन, रिपोर्ट थेफ्ट ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। उनको बताएं भाई अगर आपके यहाँ पे खुदा न खास्ता कुछ चोरी हो जाती है किसी केमिकल की और पेस्टिसाइड्स की और इस तरह की चीजों की, तो जरूर आप रिपोर्ट करवाएं। मॉनिटर कॉन्डिमेंट्स एंड सैलड बार डिस्प्लेस, क्योंकि वहां पे कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं। केयरफुल स्क्रीनिंग एंड एजुकेट द न्यू स्टाफ, नो योर सप्लाईज एंड देयर सोर्सेज। हर एरे गहरे से चीजें ना खरीदें। ट्रस्टेड सप्लायर्स होने चाहिए। टेस्ट योर वाटर एंड आइस रेगुलरली। मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉइज। होम लेवल पे भाई हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूजर का बड़ा रोल है भाई। एंश्योर फूड पैकेजिंग इज इंटेक्ट। मैंने पहले भी कहा ना कि डब्बा अगर खुला हुआ है, फटा हुआ है, उसमें कोई थोड़ा बहुत आपको लगता है कि किसी ने कोई पिन होल भी उसमें नजर आता है तो उसको आप ना यूज करें। बी अलर्ट टू abnormal ऑर्डर टेस्ट एंड अपीयरेंस। और अगर थोड़ा सा कोई चीज खा के स्मेल करके आपको अंदाजा लगे कि ये खराब हो चुकी है तो उसको यूज ना करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करें। पोल्ट्री बर्ड्स जिनको रॉ पोल्ट्री लेके आते हैं तो वॉश करें, लेकिन अगर फ्रोजन है तो उसमें बाज जगह पे रेजर्वेशन हैं कि उसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। वॉश हैंड्स कुकिंग एंड प्रिपेयर्ड प्रेपरेशन एरियाज एंड यूटेंसिल्स थॉरोली विद सोप एंड वाटर। ठीक है, ये चीजें भाई करके हम और एक खास टेम्परेचर वाली चीज को एक खास टेम्परेचर पे रखें। ठीक है, पांच दफा आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप गोश्त पहले खरीद लेते हैं और फिर 2 घंटे उसको मार्केट में लेके आप कपड़ों वाली शॉप पे जा रहे हैं, जूते वाली शॉप पे जा रहे हैं, तो वहां पे साथ ही लेके उसको घूम रहे हैं। तो वो फ्रोजन प्रोडक्ट अगर उसने रखी हुई थी तो उसको भी हम माइक्रोबियल ग्रोथ या वो ट्रिगर हो जाएगी जब उसको आप आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स कंज्यूमर आल्सो हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा भाई आप बी केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स अगर चोरी होते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग करें। टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग स्पेशली देखें। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करें अगर कोई फूड बॉर्न केस होता है। ये ना कहें कि बस बीमार हो गए, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग करें ताकि फ्यूचर में उसके बारे में उसकी ट्रैकिंग की जा सके। So this is the source material which we have consulted for this presentation.